हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए वीडियो लेक्चर ला रहा है डेली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है विथ एग्जांपल्स एज वेल एज एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सभी क्वेश्चंस का हमारे चैनल पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो हमारे चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किया जाता है शाम 7:30 बजे। शाम 7:30 बजे आप हमारे चैनल पर डेली विजिट कर सकते हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 14। आज का वीडियो लेक्चर है जहां पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखा जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 3.1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में या तो जिस भी ईयर में एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से आना ही आना है आपके एग्जाम में। इसलिए आपके लिए एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ बनाने के लिए आप ढंग से प्रैक्टिस कर करके बोर्ड में ही जाना है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन होता है। इट मे बी कि केस बेस्ड स्टडी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इट मे बी कि आपका 3 मार्क्स और इट मे बी कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका, है ना। ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 बताऊंगा, साथ साथ ग्राफ कैसे बनाया जाता है उसका भी डिस्कशन किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स तो ये एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने से पहले आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, जहां पर एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट अवेलेबल होगा। मतलब इस एक्सरसाइज 3.1 का जितने भी थ्योरी है, जितने भी एनसीईआरटी में डिस्कशन किया गया थ्योरी, उन सारे का डिस्कशन हमारे चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद अगर आप आज का वीडियो लेक्चर देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, देखा जाए एक्सरसाइज 3.1। डियर स्टूडेंट्स, तो देखो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है ना। तो देखो क्या दिया गया बच्चों, दिया गया क्या कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका सॉल्यूशन लिखना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। मतलब एक मैथमेटिक्स क्यूज होता है, उसमें देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट। एक मैथमेटिक क्यूज कंपटीशन में देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद बोला गया कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है। मतलब जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्यूज। मतलब ग्राफिकली बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्यूज कंपटीशन। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आपको नहीं मालूम है, नंबर ऑफ बॉयज नहीं मालूम है, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो उससे क्या करोगे आप, सपोज करोगे, ठीक है ना। तो लिखोगे आप लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स and the number of girls be by who took part in quiz competition, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, है ना। अगर मैं बात करूं इन क्यूज ओनली, ठीक है, इन क्यूज। चलिए अब आगे देखिएगा। अब देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। अब आगे बढ़ोगे तो क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, इज मतलब होता है इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, देखो 22 है, यानी कि 22 का जो वैल्यू होगा, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, x प्लस 4। दिस इज कंडीशन नंबर 2। यानी कि इन दोनों
इक्वेशंस का ग्राफ आपको ड्रा करना होगा ऑन द ग्राफ पेपर, और वहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही आपको देगा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब इस इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। चलिए अब देखिए, तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया था बच्चों, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो टेबल बनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो टेबल में पहले देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा गया था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो मैं आपको बताया था कि पहले आप टेबल बना लो इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आप लिखो क्या यहाँ पे बच्चों, यहाँ से देखो x और ये क्या हो गया आपका y हो गया, x और क्या हो गया y हो गया। चलिए अब देखो, तो अब अपने मन से x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जो मन में आता है, ठीक है। चलो आप जब x का वैल्यू 5 लोगे, यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख दो, यानी क्या लिखा सकता है 5 प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख सकते हो, यानी कि वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, यानी कि वाई का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप तो चलो x का एक और कुछ वैल्यू ले लिया जाए, जैसे x का वैल्यू आप ले लो 0, x का वैल्यू कितना लिया जाए 0, जब x का वैल्यू 0 लोगे तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 आ गया, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इस लाइन, यानी इन दोनों पॉइंट्स को आपको ऑन द ग्राफ पेपर शो कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए तो ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ किया जाए। चलिए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो आप यहाँ से, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यू नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस, सो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया। चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एक्स, और ये क्या हो गया आपका एक्स, सॉरी एक्स डैश, और ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया। चलिए इसके बाद देखो आप ड्रॉ कर लो बाई एक्सिस, ठीक है। चलिए तो बाई एक्सिस ड्रॉ किया जाए, तो बाई एक्सिस ड्रॉ कर लो आप। चलिए तो ये हो गया आपका बाई एक्सिस हो गया। चलो अब देखो, इसके बाद इसके ऊपर क्या करोगे आप, नेमिंग किया जाएगा, तो नेमिंग किया जाए। चलिए यहाँ पे हो गया ऑरिजिन ओ, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1, फिर कितना आ गया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 हो गया। इन द सेम वे इधर भी वर्क किया जाए, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद देखो ऑन द, ये सेम वर्क किया जाए यहाँ पर भी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर यहाँ पे भी लिखो आप 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका बाई, और ये हो गया आपका बाई डैश। चलिए अब आप देखो इस पॉइंट्स को आप सब, है ना, आप ये जो पॉइंट्स जो मिला है उसे आप सर्च करो कहाँ, तो x इक्वल टू 5, तो बाई इक्वल टू भी 5 होगा, तो x इक्वल टू 5 बाई इक्वल टू 5, मतलब दोनों x इक्वल टू 5 भी होगा, बाई इक्वल टू 5 भी होगा। x इक्वल टू 5 ऑन x एक्सिस, बाई इक्वल टू 5 ऑन x ऑन बाई एक्सिस, तो ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो a 5,5 लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखो अगला में बोला गया x का वैल्यू 0, तो बाई कितना होगा 10, x का वैल्यू 0 तो बाई कितना होना चाहिए आपका 10, तो यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, 6 है यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ 8, यहाँ 9, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 10 आ गया, तो x 0 तो बाई 10, x 0 बाई 10 होना चाहिए, तो यानी कि पॉइंट कहाँ मिलेगा आपका बाई एक्सिस पे मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे आप 0,10। चलो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ताकि एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ठीक है। चलिए तो लाइन ड्रॉ किया जाए, इस तरह से लाइन आप ड्रॉ करोगे, इन दोनों पॉइंट्स पे मिलते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है बच्चों। चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ग्राफ का नाम जरूर लिखना है, ये कौन से लाइन का ग्राफ था बच्चों, इस लाइन का, है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा गया था, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 10, एंड दिस इज कंडीशन नंबर, ये था इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन में क्या दिया गया था, याद करो, तो वाई इक्वल टू लिखा हुआ था x प्लस 4 लिखा गया था, कंडीशन नंबर 2 था, ये कंडीशन नंबर 1 था। चलिए इसके लिए भी टेबल बना लो सेम वे, इन द सेम वे टेबल बनाया जाए,
चलो आप टेबल बनाओगे, यहाँ से लिखा जाएगा x और क्या लिखोगे आप y। चलिए अब x का वैल्यू जीरो कर लो, तो जब x जीरो करोगे तो y कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। इन द सेम वे अब जब y जीरो करोगे तो y की जगह जीरो रख दोगे तो कितना आ गया, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस फोर, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया आपका -4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऑन द सेम ग्राफ पेपर दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए तो पॉइंट कौन कौन सा हो गया, 0,4, 0,4 मतलब x का वैल्यू जीरो तो y 4 होना चाहिए, x का वैल्यू जीरो तो y आपका होना चाहिए 4, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था आपका, है ना, यहाँ पर -3, -4, -5 और कितना हो गया आपका -6 हो गया। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से x जीरो तो बाई कितना 4, x जीरो बाई 4 यानी कि पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दिस विल बी योर पॉइंट, x -4 तो बाई जीरो, तो x -4 तो बाई जीरो यानी कि पॉइंट ये हो गया। यानी कि यहाँ पे आप लिख दो कि पॉइंट सी लिख दो यहाँ पे, तो सी कितना हो गया, सी का कोऑर्डिनेट क्या आप लिखोगे, तो 0,4, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया आपका डी, डी का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, है ना, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों -4,0। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, यानी कि लाइन ड्रॉ किया जाए, तो लाइन ड्रॉ करोगे दोनों पॉइंट से पास करता हुआ, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपका। अब देखो तो दोनों पॉइंट जिस जिस भी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चों इसके ग्राफ का, अगर इक्वेशन आप देखोगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका कितना हो गया, तो देखो इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से आया, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से आया, मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया क्या बच्चों, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है ना, ए का कोऑर्डिनेट आ गया 7,3, ए का कोऑर्डिनेट आ गया 7,3, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यानी कि एक्स एक्स का वैल्यू हो गया आपका कितना 7 और बाई इक्वल टू कितना हो गया बोलो बच्चों 3 हो गया, यानी कि x इक्वल टू 7 एंड बाई इक्वल टू 3, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज विल बी 7 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 3 who took part in the quiz competition। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए क्या बोला गया, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट ₹50, मतलब कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट दिया गया कितना ₹14, है ना, ₹50 दिया गया। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट दिया गया ₹46, तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप कि देखो आप नहीं मालूम है आपको कितने सारे हैं ना, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या होगा और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा, तब आप लिखोगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ कितना मान लोगे बाई, ठीक है। चलिए अब आप देखो तो यहाँ से अगर बात किया जाए बच्चों तो क्या बोला गया कि 5 पेन्स तो एक, सॉरी 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना है ₹X, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू क्या लिखोगे आप 50। चलिए ये हो गया कंडीशन नंबर 1, दिस इज योर कंडीशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। वेयर एज 7 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का दाम ₹X, तो 7 पेंसिल का दाम कितना होगा बच्चों 7x, ठीक है, प्लस 5 पेन, यानी कि आप क्या लिखोगे प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 46, ये हुआ कंडीशन नंबर 2। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब इन दोनों के लिए टेबल बनाना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए मैं अगर बात करूँ पहला इक्वेशन का टेबल, पहला इक्वेशन का टेबल देखो आप, तो पहला इक्वेशन के टेबल के लिए क्या करोगे, इस तरह से टेबल बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लिखोगे यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो गया आपका बाई हो गया, x और बाई हो गया। चलिए अब आप देखो तो x, तो x ये हो गया x, तब x का वैल्यू पहले जीरो कर लो आप, x का वैल्यू जीरो तो बाई कैलकुलेट करना होता है, एक तो ये लेकर चलना है, ठीक है ना। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 के लिए अगर 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू क्या लिखा गया था 50, अगर x का वैल्यू जीरो ले तो x का वैल्यू कितना लिया जाए जीरो, तो जब x का जीरो तो मैं क्या बताया था आप x को ढक लो,
तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 50/7, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आया, मतलब ये नहीं चलेगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे, बाई इक्वल टू जीरो लग दिया जाए, बाई इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही आप बाई इक्वल टू जीरो रखोगे तो बाई को ढक दो, तो बाई को ढक दे तो क्या बच गया 5x इक्वल टू कितना हो गया 50, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 10, मतलब बाई इक्वल टू जीरो होगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, बाई इक्वल टू जीरो होगा तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो ये पहला वैल्यू हो गया फॉर इक्वेशन नंबर 1। फिर अब दूसरा वैल्यू लिया जाए, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा वैल्यू लें जो कट करके आए, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए अब x का वैल्यू आप ले लो 3, x का वैल्यू कितना ले लिया जाए 3 ले लिया जाए। तो जब x का वैल्यू 3 लोगे तो 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 प्लस 7 बाई इक्वल टू कितना लिखोगे आप 50, मतलब 7 बाई इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 35, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया, मतलब कि जब x 3 होगा तो बाई कितना हो गया 5 हो गया। तो ये बन गया टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। फिर अब दूसरे इक्वेशन के लिए बात किया जाए, दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया था, इसके लिए टेबल बनाया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या टेबल गया था 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46, ठीक है, तो 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 46 हो गया। तो फिर से कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो कि कट करके आए, इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना कि आपका फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। तो x का वैल्यू ऐसा सोचो कि क्या रखना चाहिए। चलो आप मैं फिर से टेबल बनाता हूँ यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए, टेबल ड्रॉ किया जाए। यहाँ लिखोगे x और यहाँ क्या लिखा गया आपका बाई। चलिए अब x का वैल्यू सोचो कि x का वैल्यू क्या रखना चाहिए। तो x का वैल्यू आप सपोज कर लो 3, x का वैल्यू कितना रखा जाए 3 रखा जाए। तो जब x का वैल्यू 3 रखोगे आप तो सोचो कि x का वैल्यू जब 3 रखोगे तो कितना हो गया 7 इंटू 3 21 प्लस 5 बाई इक्वल टू कितना लिखोगे आप 46, मतलब यहाँ से 5 बाई इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप 46 माइनस 21। अब 46 में से 21 गया तो कितना बच गया आपका 25, मतलब बाई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 5, बाई इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ से 5 आ गया। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बाई इक्वल टू कितना आ गया 5। तो जब x 3 होगा तो बाई कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा दूसरा एक और वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा जिसके कारण है ना आप रिजल्ट के पास पहुंच सकते हो। तो सोचो कि ऐसा कौन सा वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करो कि x का वैल्यू ले लो, है ना, बाई इक्वल टू रख दिया जाए 2। हाँ तो चलिए अब देखिए, तो आप रख दो 22 का वैल्यू -2, 22 इक्वल टू कितना ले लिया जाए बच्चों -2, बाई का वैल्यू ले लिया जाए -2। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रल वैल्यू आए, बस इस बात का ध्यान रखना है कि इंटीग्रल वैल्यू आना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखा जाए 22 इक्वल टू -2 ले लिया जाए। चलो आप देखो तो यहाँ पर जब 22 इक्वल टू -2 आप रखोगे तो क्या होगा, तो देखो 22 इक्वल टू -2 रख दिया जाए तो क्या लिखोगे 7x अब प्लस 5 इंटू कितना हो गया -2 इक्वल टू क्या लिखोगे 46, यानी कि 7x इक्वल टू लिख सकते हो आप 46 प्लस 10, मतलब 7x इक्वल टू कितना आ गया 56, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, यानी कि x इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 8, ठीक है। तो ये हो गया दोनों इक्वेशन का लिए बन गया आपका टेबल बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग को ग्राफ के ऊपर दिखा देना ऑन द सेम ग्राफ पेपर। चलिए इसके बाद देखा जाए तो देखो फिर से सेम वर्क करना पड़ेगा, है ना। एक हॉरिजेंटल लाइन लिया जाए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके बाद ले लिया जाए बाई एक्सिस, ये हो गया आपका बाई एक्सिस हो गया। चलिए अब आप लिखोगे इसके ऊपर, है ना, तो ये हो गया आपका बाई और नीचे हो गया आपका बाई डैश, ठीक है, एक्स डैश, और ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया। चलिए अब देखिएगा तो, है ना, मैं पॉइंट्स नहीं लिखता हूँ, ये तो अंडरस्टूड है कि 1 2 3 4 इस तरह से लिखाएगा। तो देखिए पहला पहला इक्वेशन का पॉइंट्स क्या क्या मिला था, तो 10,0 और 3,5, यानी कि x इक्वल टू 10 तो बाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, x इक्वल टू 10 बाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। चलो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये वाला हो गया आपका 10,0, यानी कि पॉइंट ए हो गया आपका 10,0। उसके बाद देखो तो 3,5 3,5, मतलब x इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड लाइन 1 2 3 3 हो गया,
5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, है ना, 3,5। एक्चुअली में क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 3,5, 3,5 हो गया। चलिए अभी देखिए इसके बाद ये हो गया पॉइंट बी आपका। चलो अब दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, है ना, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए जो दोनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो 3 1 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए। चलिए, तो ये हो गया पहला इक्वेशन का ग्राफ। यानी कि पहला इक्वेशन का ग्राफ क्या था बच्चों, तो पहला इक्वेशन आई थिंक था, है ना, पहला इक्वेशन का नाम जरूर लिखना है। तो इक्वेशन क्या था, 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ, 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू कितना हो गया, 50, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद देखो सेकंड ग्राफ उठा लो। तो सेकंड ग्राफ, सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया था, तो सेकंड इक्वेशन था x इक्वल टू 3 तो बाई इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 3 तो बाई इक्वल टू 5। तो ये पॉइंट तो पॉइंट बी ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, है ना, इसके बाद देखा जाए तो, है ना, x-2 होगा, x-2 होगा तो बाई कितना होगा, +8, x-2 तो बाई -8, x-2 होना चाहिए, x-2 मतलब 1 2, यानी कि ये वाला हो गया। बाई कितना होगा, बाई आपका दिया गया है बाई 8 होगा, तो बाई 8, तो बाई 8 के लिए देखो आप काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यानी कि पॉइंट ये वाला हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो सी का कोऑर्डिनेट लिखोगे -2,8। चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, सिंपली दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए चलिए, यानी कि अब देखो दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। चलो अब देखो, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पर। तो बी पर अगर मैं बात करूं तो यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना आ गया, 5। जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सोल्यूशन होता है। मतलब x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है ना, इज रुपीज कितना हो गया, 3 एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज 5। ठीक है, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट होगा 3 रुपया और एक पेन का दाम होगा 5 रुपया। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ठीक है, तो 2 नंबर देखो तो क्या बोला गया है, सेकंड नंबर में क्या बोला गया बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/B1, A2/B2 and A3/B2, A3/B3, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। मतलब आपको डिसाइड करना है कि जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, लेकिन ग्राफ नहीं ड्रा करना है बल्कि कोफिशिएंट से कंपेयर, मतलब A1/A2, B1/B2 इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए था A1/A2 होता। ठीक है, चलिए अब देखो, तो पहला इक्वेशन में क्या दिया गया, तो पहले मैं थ्योरी कर बात करूं तो मैं आपको बताया था कि यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका लाइन कैसा होता है बच्चों, इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसे क्या बोला जाता है, इसका लाइन का ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। और यदि ऐसा आ जाता बच्चों कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोला जाता है आपका पैरेलल। पैरेलल यानी कि ये वाला कंडीशन में आपका ग्राफ बनेगा पैरेलल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा बनेगा, को इंसिडेंट बनता है। ठीक है,
कोइंसिडेंट और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। देखो एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लो a1 बाई a2, तो a1 बाई a2, a1 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ है कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन, यानी क्या लिखोगे आप 5/7। फिर आप फाइंड आउट कर लो b1 बाई b2, तो b1 कितना हो गया आपका -4/6, यानी कितना आ गया कट करके -2/3 आ गया। तो यहाँ से आप हम क्या देखा जाता है बच्चों कि a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द है ना, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो गया आपका इंटरसेक्टिंग, यानी कि पहला का आंसर होगा इंटरसेक्टिंग, ठीक है, तो पहला का आंसर आप लिखोगे इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर, देखो आप, चलिए सेकंड नंबर में सेम वर्क किया जाए, है ना। चलो आप फाइंड आउट कर लो a1/a2, मतलब आप लिखोगे यहाँ से a1/a2, तो a1 कितना हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाई 18, 9 डिवाइडेड बाई 18। चलिए आप यहाँ से देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 1/2। फिर आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से b1/b2, तो b1 कितना हो गया 3/6 कट गया, तो कितना आ गया बोलो बच्चों 1/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लो c1/c2, c1/c2, c1 कितना है आपका 12/24, दोनों कट गया तो कितना आ गया आपका 1/2। मतलब यहां से देखा जा सकता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या हो गया c1/c2, और ऐसा जब होता है तो इसे क्या बोला जाता है कोइंसिडेंट, यानी कि है ना, इसका आंसर होगा कैसा बच्चों को इंसिडेंट होगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो उसे बोला जाता है कोइंसिडेंट, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड थर्ड नंबर में देखो क्या दिया गया था, ठीक है। चलिए तो थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, थर्ड नंबर में आप फिर से कैलकुलेट कर लोगे a1/a2, तो a1 कितना आ गया 6/2, कल कट गया तो कितना आ गया आपका 3। फिर आप लिख दो यहाँ से b1/b2, तो b1 कितना हो गया -3/-1, यानी कितना आ गया 3। फिर आप लिख दो यहाँ से c1/c2, तो c1 हो गया 10/9। चलिए अब नहीं होगा, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि a1/a2 इज इक्वल टू is a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, so the graph will be parallel, यानी कि इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों पैरेलल ग्राफ होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया आपका पैरेलल हो गया। चलिए इसके बाद देखा जाए थर्ड नंबर। अब देखो क्या बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बताना है कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए मैं आपको बताया था कि दो केसेस होता है, अगर कोइंसिडेंट होता है और साथ साथ आपका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट या तो फिर आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है, तो उसका सोल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों केसेस में, ठीक है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सोल्यूशन वाला, या तो फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मेनी सोल्यूशन, ये दोनों ही केसेस में कैसा होता है आपका है ना कंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है बच्चों कंसिस्टेंट। और एक केस जहां पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कैसा होता है इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये पहले आपको मालूम होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना, तो इनकंसिस्टेंट आप लिखोगे। चलिए अब देखिएगा यहां से देखा जाए तो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो 1 नंबर में क्या दिया गया था, ठीक है, तो देखो 1 नंबर में एक्चुअली में है ना, पहला इक्वेशन में देखा जाए तो दिया गया था 3x + 2y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ था 2x - 3y इज इक्वल टू दिया हो गया था 7। चलो आप यहाँ से लिख दो a1/a2, a1/a2 आ गया आपका 3/2, b1/b2, b1 कितना आ गया 2/-3, यानी कि -2/3। अब आप देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है जिसे बोला जाता है यूनिक सोल्यूशन,
यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। तो यानी किस तरह का हो गया, कंसिस्टेंट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बोलो बच्चों, कंसिस्टेंट होगा, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे कंसिस्टेंट। चलिए इसके बाद देखा जाए सेकंड नंबर। चलिए सेकंड नंबर में क्या दिया गया था, ठीक है, तो सेकंड नंबर का इक्वेशन को देखो क्या लिखा गया था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और क्या लिया गया था, 4x माइनस 6y इक्वल टू कितना लिखा गया था, 9। चलो आप फिर से यहाँ से वही वाले वर्क करोगे, तो यहाँ से फाइंड आउट किया जाए, ठीक है ना, a1 बाई a2, a1 कितना हो गया 2/4, यानी कि दोनों कट गए तो कितना आ गया 1/2। फिर से आप फाइंड आउट कर लो b1 बाई b2, यानी कि b1 बाई b2, तो b1 कितना हो गया -3/-6, कट गया तो कितना आ गया 1/2। फिर आप फाइंड आउट कर लो यहाँ से c1 बाई c2, तो आप लिख लो यहाँ से c1 बाई c2, c1 कितना हो गया 8/9, यानी कि यहाँ से देखा जा सकता है बच्चों कि यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर ऐसा होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल, और पैरेलल का कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, यानी कि ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। चलिए इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर। चलिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या लिखोगे आप, फिर से आप लिखो यहाँ से a1 बाई ए टू, तो a1 कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई a2 मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ से 9 मतलब क्या लिखोगे यहाँ से 3/2 इंटू 1/9, दोनों कट गया तो कितना आ गया 1/6। चलो आप फिर से लिख दो यहाँ से b1 बाई b2, तो b1 कितना था आपका हो गया 5/3 डिवाइडेड बाई b2 कितना हो गया आपका -10 हो गया, यानी कि यहाँ से क्या आप लिख सकते हो 5/3 इंटू -1/10 लिखे जा सकते हैं, यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ गया -1/6। अब आप देखो तो 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, मतलब फिर से आप लिख सकते हो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये होता है यूनिक सोल्यूशन। कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हो फिर से ये कैसा हो गया, आपका हो गया कंसिस्टेंट, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। चलिए इसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या दिया गया था, है ना, तो फोर्थ नंबर में क्या दिया गया बच्चों, तो फोर्थ नंबर में फिर से कैलकुलेट कर लो आप a1 बाई a2, तो a1 कितना हो गया 5/a2 मतलब कितना लिखोगे -10, दोनों कट गया तो कितना आ गया -1/2। फिर आप लिखोगे b1 बाई b2, तो b1 कितना हो गया -3/6, यानी कितना आ गया आपका -1/2। फिर आप लिखोगे यहाँ से c1 बाई c2, तो 11 बाई -22, दोनों कट गया तो कितना आ गया -1/2। मतलब यहाँ से आप क्या देखते हो कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू कौन सा हो गया c1 बाई c2, तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होता है क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि फिर से क्या आ गया कंसिस्टेंट, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी अगेन कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए फिफ्थ नंबर, ठीक है, चलिए फिफ्थ। फिफ्थ नंबर देखो बच्चों, फिफ्थ में फिर से सेम वर्क करो, अब लिखोगे यहाँ से a1 बाई a2, a1 कितना हो गया आपका 4/3 बाई a2 मतलब कितना हो गया 2, मतलब आप लिखोगे 4/3 इंटू 1/2, दोनों कट गया तो कितना आ गया आपका 2/3। फिर से आप लिखोगे b1 बाई b2, तो b1 कितना आ गया 2/3, ठीक है। फिर से आप लिखोगे यहाँ से c1 बाई c2, तो c1 कितना हो गया 8/12, दोनों कट दो तो कितना आ गया आपका, है ना, यानी कि क्या पाते हैं तीनों आपस में बराबर है a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू कौन सा हो गया c1 बाई c2, यानी कि फिर से क्या हो गया आपका हो गया कंसिस्टेंट, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहां पर है ना क्वेश्चन नंबर 3 के आगे मतलब 4th के आगे देखा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।